सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो, नमस्ते, राधे राधे। एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं और मोस्टली जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ ना तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ रहते हैं या पोइट रहते हैं, पर आज जो हमारे साथ हैं बहुत कमाल के स्पिरिचुअल गुरु हैं। अक्सर आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा उन्हें, आपके आसपास जब कभी भी कुछ भागवत गीता के पाठ होते हैं तो आपने उन्हें देखा होगा, इंस्टाग्राम रील्स पर आपने उन्हें देखा होगा। बहुत कमाल के इंसान हैं, बहुत ही प्यारी हैं। चित्रलेखा जी आज हमारे साथ है। कैसे हो आप? राधे राधे, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे? सब परफेक्ट। चित्रलेखा जी से जी, देवी चित्रलेखा जी, ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ था? आई थिंक सब रिटर्न था पहले ही। लाइक अक्सर लोग पूछते क्या बनना चाहते थे, मैंने कहा यही बनना चाहते थे और यही बने। और 7 साल की उम्र एक ऐसी एज है जहाँ पर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि मुझे फ्यूचर में यही करना है या यही मेरी फील्ड मार्ग रहेगा। बट मुझे लगता है कि भगवान ने पहले से ही सोच समझ लिया था, फिर फैमिली ने सोच समझ लिया था, पेरेंट्स ने, कि हाँ ये इसका इंटरेस्ट यहाँ है और शायद इसी तरफ निखारा जाए, काम किया जाए तो ये आगे बढ़ पाएगी, बढ़ सकेगी। तो सफ़र तो बहुत आसान रहा। मैं ये नहीं कहूँगी जो लोग बहुत कहते हैं कि हमने बड़ा बहुत स्ट्रगल struggle किया, हमने मेहनत करी। मुझे लगता है कि चीज़ें जुड़ती चली गई और चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, और उसको आगे बढ़ने का मेन कारण ही यही था कि मुझे अपने काम से प्यार बहुत था। और ये काम भी नहीं है, ये मेरी ऐसी लाइफस्टाइल है, ये मेरी ऐसी ज़िंदगी है। ऐसे ही घर में मैंने जन्म लिया जहाँ ऑलरेडी भक्ति थी, अध्यात्म था। तो बहुत आसान रही, और ये कहूँगी कि मेहनत तो लगती है। ऑफ कोर्स आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेहनत किए बगैर आप आगे बढ़ हाँ, जाते और हो। तैयारी करते हो आप? तैयारी होती है, तैयारी इन द सेंस कि आप जब बोलते, आप क्या बोलोगे तो आपको खुद भी तो पहले जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो हज़ारों को सुना है, हज़ारों को पढ़ा है, अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है, और तब जाके थोड़ा थोड़ा बातें हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं। और स्पिरिचुअल गुरु कौन है ऐसे कि जिनको बहुत पसंद है सुनना? सुनना 2 गुरु होते हैं। एक होता है जो आपके दीक्षा गुरु होते हैं, जो जिससे हमें मंत्र मिलता है। वो मेरे गुरु बंगाल से थे। उन्होंने मुझे 4 साल की एज में इनिशिएशन दे दिया था। तो 4 साल की एज में मेरी दीक्षा हो गई थी। सुनने की अगर बात करें तो अगर प्रेजेंट में कहें तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करती हूँ, बहुत वो मुझे भी प्यार करते हैं। श्री मुरारी बापू जी, मैं उनको बहुत सुनती हूँ। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली वो लोगों के नज़र में आए, बट ब्रज में वो बहुत पहले से ही चलते आ रहे थे। श्री प्रेमानंद महाराज जी, उनको बहुत सुनती हूँ। रामायणी जी है, राजेश रामायणी जी, कम लोग जानते हैं उनको, बट वो बहुत प्यारा बोलते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनको डेली बेसिस के रूप में मैं सुनती हूँ। आज आप मुंबई आए हो जी, बहुत ना एनर्जी से यहाँ पे ना, बहुत ये है कि शायद वो भाग दौड़ की एनर्जी है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। और वृंदावन है या फिर कोई भी स्पिरिचुअल जगह है, वहाँ पे एकदम से एनर्जी लो हो जाती है। पर क्या कि अगर आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल रहना है मुंबई में और इस एनर्जी के बीच में, तो वो कैसे कंट्रोल करना है? सबसे ज़रूरी है, जैसे हम खाना खाते हैं ना, खाना हमारी जीभ से अंदर जाता है, हमारी टेस्ट से अंदर जाता है। बट हमारी जो बॉडी है वो कई चीज़ों का इंटेक करती है, नॉट जस्ट फूड। कान से भी खाना जा रहा है, आँख से भी खाना जा रहा है, नाक से भी खाना जा रहा है, बट उस खाने का नाम अलग अलग है। कान से आप जो कुछ आसपास जो सुन रहे हो वो कान का फूड है, कान का खाना है। आप आँख से जो देख रहे हो वो आपके अंदर जा रहा है। तो हम क्या फोकस करते हैं मोस्टली कि बस हेल्थ वाइज हम अच्छा रहने के लिए बस जो हेल्दी खाना है वो हमारे शरीर को लगेगा, बस वो ध्यान देते हैं।
बट उसके चक्कर में शरीर तो सबके ठीक है, हाँ, तन correct. सबका ठीक है, पर मन में प्रॉब्लम है। करेक्ट, मतलब हार्डवेयर ठीक है पर सॉफ्टवेयर खराब है, करेक्ट, और जब तक आपका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं होगा तो फिर मशीन काम नहीं करेगी। सॉफ्टवेयर इज माइंड। माइंड, आपको माइंड को चीज़ों को देना पड़ेगा, पॉजिटिव चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। आप भले मुंबई रहो, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आपको देखना पड़ेगा पॉजिटिव, आपको सुनना पड़ेगा पॉजिटिव, और आपको बोलना पड़ेगा पॉजिटिव। पर फिर भी यहाँ पे तो लोग हैं ना नेगेटिव एनर्जीज वाले, जी, और आपको उनके, ऐसा नहीं कि उन लोगों से दूर रहो, आप दूर भी नहीं रह सकते, बहुत लोग ऐसे हैं। बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। अगर नेगेटिव लोग हैं, मान लीजिए हमारी लाइफ में 4, फॉर एन एग्जाम्पल 4 नेगेटिव लोग हैं, तो आप 6 पॉजिटिव लोग रखो अपनी लाइफ में, तो वो जो 6 हैं उनकी पॉजिटिविटी 4 पे भारी पड़ेगी। क्योंकि हमेशा जो मेजोरिटी होती है दैट विंस, हमेशा ही। Correct. तो आप जब मेजोरिटी में जा रहे हो, अभी क्या है, अगर आप जैसे नेगेटिविटी की बात कर रहे हो, हमारे आसपास जितनी पॉजिटिविटी है उतनी ही नेगेटिविटी है, बराबरी की है। Correct. और बराबरी की अगर होगी तो चांसेस ज्यादा है नेगेटिविटी जीतेगी। बुराई अच्छाई से जल्दी जीतती है, ये आज के ज़माने का रूल है, क्योंकि वो कैच जल्दी कर लेती है। मेरे दोस्त हैं, कुछ है जो नशा करते होंगे, तो जो नशा करते होंगे वो मुझे जल्दी अपनी तरफ खींच सकते हैं, और एक जो है जो अच्छी बात है, जो मेरे जैसा सत्संग में जा रहा होगा, तो वहाँ जाने में या मुझे उसमें कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब क्या करना है कि अगर 4 ऐसे हैं जो गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो मुझे 10 लोग बढ़ाने पड़े जो अच्छे रास्ते वाले हों। तो यानी कि आपको बैलेंस में बराबरी नहीं रखनी है, आपको अच्छाई को थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप उसको ज़्यादा रख पा रहे हो तो आप कहीं भी रहो। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। मुंबई जैसे शहर भले हो, यहाँ पे बहुत बार मैं कथा करने आई हूँ, यहाँ से लोग मिलने आते हैं जाते हैं, मुझे लगता है सचमुच मुंबई में रहता है। इतना तो मैंने कभी कोई यहाँ ब्रज में रह रहा इंसान, वृंदावन में रह रहा, उसके मन में इतना प्रेम नहीं देखा भगवान के लिए। तो इट मीन्स कि पहली बात तो देखो, अच्छाई कहीं भी पैदा हो सकती है, विभीषण लंका में भी पैदा हो सकता है। बस आपको अपने आप को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा और अपना कोशिश ट्राई करिए कि इन चीज़ जैसे मैंने बोला, खाना पढ़ना, ये सबसे थोड़ा सा अंदर भीतर पॉजिटिव चीज़ें लाइए। और 6 लोग, और फॉर एग्जांपल 6 अच्छे लोग बनाने, पर रिश्ते बनाना भी तो मुश्किल है ना आपके लिए। अगर फॉर एग्जांपल कि रिश्ते कायम रखने, आज जिस जनरेशन में है, रिलेशनशिप की बात करो तो ऐसे ब्रेकअप हो जाते हैं, पर वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी रिश्ते कायम रखना, और आप अच्छे हो तो भी लोग, अगर एक जगह मतलब दिखेगा लोगों और एक जगह अच्छाई दिखेगी, तो लोग मतलब को पहले देखेंगे, अच्छाई को कहीं ना कहीं पीछे रखेंगे लोग। तो वो रिश्ते कायम करना भी तो मुश्किल है ना, तो वो कैसे कायम रखें? मुश्किल है पर असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, करेक्ट। उसके लिए पहली चीज़ जो आपने कही वो बहुत ज़रूरी है कि कभी भी जब आप रिश्ते बना रहे हो तो 2 फेस मत रखिए। मतलब आप अगर बुरे हो, आप उनके लिए बुरा सोचते हो, तो आप मुंह पे बुरा बोल दीजिए। करेक्ट। अगर आप ये काम कर रहे हो कि आप मुंह पर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो और पीठ पीछे जाकर के आप उनकी 10 जगह बुराई कर रहे हैं, और एट द एंड जाके पता तो लगना ही है, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है। करेक्ट। और जिनको आप बता रहे हो, आप खुश हो के मेरा दोस्त है वो बता रहे हो, पर वो उसका भी दोस्त है पहले। करेक्ट। वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट होगा और वो बड़े खुश होकर के बताएगा कि वो तुम्हारे बारे में उसको ऐसा तो एंटरटेनमेंट मिल गया, उसको एंटरटेनमेंट मिल गया, और आपको लगता है कि मैंने तो अपनी बात जो है सीक्रेट रख ली, नहीं रह सकती। तो आप ये सोचिए कि ये बात उस तक पहुंचेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा, रिश्ते टूटे। करेक्ट। पर कोई किसी को बात नहीं पहुंचा रहा फॉर एग्जांपल, फिर भी हमारा मन जो है, हमारे मन में रहता है कि यार मैं इसका बुरा नहीं सोच रहा, पर शायद कुछ लोग आपका बुरा सोच रहे हैं, और आप उन लोगों से दूर रहना, लाइक कि आपके आसपास के तो लोग हैं जी। क्योंकि ये कॉर्पोरेट कल्चर जो है यहाँ पे ये होगा ही, और ये ऐसा नहीं मेरी या मतलब मेरी कोई दिक्कत नहीं, लाइक बट मोस्टली जो कॉर्पोरेट दुनिया है
वहाँ पे यही चल रहा है कि वो इंसानों को रहना पड़ रहा है उन लोगों के बीच में। ये तो प्रोफेशनल ही रहिए। आपको कॉर्पोरेट में रहना है, आपको रिश्ता निभाना, आप अपने बॉस से जाके लड़ तो नहीं सकते, नहीं भले वो सकते, कितना भी correct। नेगेटिव हो, बट आप प्रोफेशनली अटैच रहिए। अटैचमेंट दुख तब देती है जब आप मन से अटैच्ड होते हैं, या ये हम जो पॉजिटिव नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, ये कब हम पर असर करेगी जब हम मन से कनेक्टेड है। मुझे पता है एक आदमी जो मेरे आसपास है, उसका रहना मजबूरी है क्योंकि मेरा काम है उसके साथ। काम है उसके साथ। बट काम है तो काम की एक मर्यादा होती है, एक लिमिट होती है। आप अगर उस लिमिट तक भी अपने समय उसको दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, उसके बाद आपकी लाइफ में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और बात प्रोफेशनली तो बहुत छोटी चीज़ है। प्रोफेशनलिज्म के तौर पर तो आप किसी से दूरी ना भी बनाओ तो इट्स ओके, आप बाहरी तौर से रिश्ता निभा रहे हो। दिक्कत तब आती है जब हम इंटेंशनली किसी से इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ के रिश्ते निभाना सबसे ज़्यादा टफ होता है। और वो रिश्ते कोई भी हो सकते हैं। आप जैसे बोला आजकल जो होता है सिस्टम रिलेशनशिप में हो गए, ये तो मतलब लोगों ने खेल समझ रखा है। बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते प्यार की, प्रेम की, और जानते कुछ भी नहीं है। लोग आए हैं आपके पास ऐसे, रोए हैं कभी आपके पास कि मेरा ब्रेकअप हुआ है रिलेशनशिप? थोड़े कम, बहुत तो नहीं, क्योंकि आपको उनको पहले पता है हाँ, कि इनका रास्ता दूसरा है, तो हाँ, बताने कि में भी थोड़ा डरते शर्म हैं, करेंगे वो थोड़ा लोग। शर्म करते हैं, झिझकते हैं। बट कोई आता भी है तो देखो, मेरी तो बहुत क्लियर सी सिंपल सा लॉजिक है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने हजारों बार ये बोला है कि यहाँ सारी दुनिया जस्ट और जस्ट आपके बॉडी से अट्रैक्ट होती है, आपके पैसे से अट्रैक्ट होती है, आपके जो आपका रुतबा है उससे अट्रैक्ट होती है, आपके दिल से जो अट्रैक्ट हो या जुड़े, ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं। और वो वही होगा जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक तौर पर थोड़ा बढ़ चुका है, समझदार हो चुका है। अदरवाइज तो वही बात है, यहाँ सब कुछ स्वार्थ से चल रहा है, स्वार्थ होता है, कुछ ना कुछ नीड्स होती है, कुछ ना कुछ डिमांड्स होती है। Correct। और वो डिमांड्स से ही रिश्ते चलते हैं। तो अगर सामने वाला डिमांड तो रखेगा ही रखेगा, क्योंकि रिश्तों में ये होता है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम निस्वार्थ हो जाओ, फिर तो परमात्मा का प्रेम हो जाएगा। बट फिर भी इतना तो कोशिश करो कि नहीं, अगर रिश्ते निभाने तो थोड़ा सा कोशिश करें कि ज़्यादा स्वार्थी ना बने। किसी ने कहा जीवन में मौका मिले तो सारथी बनो, स्वार्थी मत बनो। क्या बात है। किसी का साथ दो, केवल उनका फायदा उठाना नहीं। जहाँ आपको लगता है कि आप मदद कर सकते हैं तो वहाँ साथी बनिए, सारथी बनिए। मैंने ना ऐसे 2 लाइन लिखी थी बहुत पहले कि क्योंकि ये शहर ने सिखाया था आपको कि कुछ रिश्तों के लिए बहुत भारी रकम अदा हो गई, कुछ रिश्तों के लिए बहुत भारी रकम अदा हो गई, दिमाग वालों के साथ रहकर दिल की मासूमियत खो गई। तो ऐसा कुछ था। और अटैचमेंट की सब लोग बात करते हैं। आज ना इस जनरेशन को बहुत इजी आता है क्योंकि अटैच होना लोगों से, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी उनसे ज़्यादा अच्छी आ गई हैं। पर इस वाली जनरेशन की प्रॉब्लम है डिटैचमेंट। लोगों से डिटैच कैसे होना है? ये डिटैचमेंट के लिए पहला रूल तो आपको अपने मन में ये थॉट देना होगा कि यहाँ हर चीज़ बदलती है, हर चीज़ चेंजिंग होना ही होना है। चीज़ें बदलेंगी, हालात बदलेंगे, इवन लोग बदलेंगे। जब आप ये समझ जाते कि ये चीज़ बदलने वाली है, मुझे पता है, तो आप पहले से ही थोड़े सतर्क हो जाते हो कि यहाँ पर मुझे अटैच नहीं होना, क्योंकि अगर मैं अटैच हो गया तो लास्ट में जाके इसका जो दुख पूरा जो सहना पड़ेगा वो मुझे मेरे ही मत्थे आएगा। तो मुझे पता है, मैं पहले से तैयार रहूं कि नहीं, इस अटैचमेंट के लिए थोड़ा मुझे दूर रहना है, डिटैच होना जरूर। लेकिन वो थॉट तभी आएगा, अभी हम क्या है ना, सब कुछ जो हमारे आसपास है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो चीज़ें हो, सामान हो, प्रोडक्ट हो, हम उसे परमानेंट समझ रहे हैं। करेक्ट। हमें लग रहा है ये दुनिया हमेशा ऐसे ही चलने वाली है, साथ लेके जाएंगे, हम साथ ही लेके आए थे और साथ ही लेकर के जाएंगे।
बट सबको पता है दुनिया का सबसे एक ऐसा लाइन या एक वर्ड है जो बच्चा बच्चा जानता है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ जाएंगे। पता सबको है, हाँ, जानते सब है पर मानते नहीं है। तो जानना और मानने में फर्क है। बहुत तो हमें फर्क। ये चीज माननी होगी सबसे पहले कि यहाँ चीजें बदलती हैं, यहाँ हालात बदलते हैं, यहाँ लोग बदलते हैं, और मैं उसके लिए पहले से तैयार हूँ। मुझे रहना पड़ेगा तैयार, क्योंकि डिटैचमेंट दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। हमें पेन तब तक ही फील होता है जब तक अटैचमेंट है। ये नाखून, इसको अलग कर दो, फिर उसके बाद इसे काटो या इसमें डिजाइन बनाओ, कुछ भी बनाओ, कोई पेन फील नहीं। बाल को आप कट करके अलग कर दो, जैसे ही डिटैच हुआ तो फिर उसको कोई पेन फील नहीं हो रहा। अभी आप पकड़ोगे तो जरूर फील होगा। तो यानी डिटैचमेंट का मतलब है पेन फ्री लाइफ। करेक्ट। आप कहीं भी, ना तो आपको दुख का एहसास होगा, ना कोई आपको दर्द होगा। मुश्किल थोड़ा सा है क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ ऑटोमेटिकली अटैचमेंट हो जाती है। इवन हम घर में कोई पेट रखते हैं, 2 दिन वो हमारे पास लगाव रहता तो है, तो होगा उससे ही ना। लगाव हो जाता है, अटैच हो जाते हैं। बट उस चीज को हमें या तो किसी, जैसे हमारे पास स्कूली पढ़ाई के लिए हमें टीचर्स होते हैं, वैसे ही ये जो रास्ता है डिटैचमेंट का, इसके लिए हमें एक लाइफ में एक मेंटोर चाहिए होता है जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करे कि नहीं अब तू गलत जा रहा है, अब तू ट्रैक से फिसल गया है, अब तुझे थोड़ा सा ठीक रहना पड़ेगा, जिसको आध्यात्मिक भाषा में गुरु बोलते हैं। जो गुरु का काम होता है वो यही होता है कि आपको डिटैच रखे दुनिया से, और आपको इतना रखे कि कल को कुछ आपके साथ गलत भी होता है तो आप एकदम खो ना दें अपना जीना, आप एकदम निराश ना हो जाए। तो वो काम जो होता है वो एक मेंटोर का होता है। तो सबकी लाइफ में एक ऐसा गुरु होना चाहिए, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, जो आपको समय समय पर ये चीजें सिखाता रहे। और एक जीरो थॉट, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे ना अब अपने थॉट को रोकना बहुत मुश्किल है इस वाली जनरेशन के लिए, कि अपने थॉट रोक लेना जी। क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ चलता ही है। और वो जीरो थॉट वाली एक स्टेज आती, वो कैसे, अगर ऐसे नहीं कि 24 घंटे रहे, वो तो इम्पॉसिबल, बट स्टिल आप 5 मिनट भी अपने आप को कैसे जीरो थॉट पे रख सकते हो? देखिए, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। हर चीज डिमांड करती है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। हर आर्ट डिमांड करती है आपको प्रैक्टिस। तो माइंड भी इसको स्टेबल करना, ये भी एक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस के कई सारे रास्ते हैं, जिसकी जो चॉइस हो। जैसे लाइक किसी को मेडिटेशन अच्छा लगता है तो टाइम निकाल करके मेडिटेट करिए। किसी को म्यूजिक एक हीलिंग होती है कि आप उसको सुनते हैं। तो ये चीज़ें दिखने में बहुत छोटी लगती है, बट ये एक टाइम के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको हीलिंग प्रोसेस देती है। मेरे से कोई पूछे, मेरे लिए अगर कोई हीलिंग प्रोसेस है जो मेरे माइंड को स्टेबल रख सकता है, वो है भगवान की भक्ति या चैंटिंग। जब मैं कोई भी, हमारे संप्रदाय में कहा गया आपको रोज़ नाम जाप करना है, माला करनी है, तो वो जब हम करते हैं ना तो आप भीतर से कामनेस फील करते हो। आप ये नहीं कह सकते कि ये किए बगैर मैं स्टेबल हो जाऊं, मेरा माइंड स्टेबल हो जाए। ये चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि माइंड एक तरह की मशीन है और मशीन को डेली ऑयलिंग की ज़रूरत होती है या टाइम टू टाइम ज़रूरत होती है। तो माइंड को भी ऑयलिंग चाहिए, और ऑयलिंग का काम जो है, ये जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, मेडिटेशन है, जाप है, ये माइंड को रिचार्ज करती है, रिफिल करती है। तो वो अगर आप करोगे, और ये एक दिन का प्रोसेस भी नहीं है। कोई एक दिन आँख बंद करके बैठा, कल बोला मेरे तो थॉट ही कंट्रोल नहीं हुए। और एक दिन के लिए तो सब कर लेते, उनको लगता है एक दिन में सब हम तो मास्टर बन जाएं, एकदम दिमाग पे कंट्रोल हो जाए। एक दिन में, जैसे लोग बोलते हैं, एक दिन में जाके बॉडी बना लेते कुछ लोग। हाँ, वो सब कुछ छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे से फिर उनका शुरू हो जाता है। तो ये नहीं हो सकता है, थोड़ा टाइम तो लगता है। माइंड जो है, दिमाग, हमारा मन जो है, ये न जाने और कितनी प्रीवियस हमारी जो लाइव्स रही है, उन कितनी जीवनों में भागा है। करेक्ट। कभी कहीं आज हमें लग रहा है ये रिश्ता मेरा सबसे पक्का वाला है, हो सकता है लास्ट लाइफ में वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो, क्योंकि जिस तरीके से आजकल रिश्ते देखे जा रहे हैं, और जब बाद में जाके उनमें खटपट होती है तो यही लगता है कि ये पिछले जन्म का कोई दुश्मन ही था, जो आया था, जो रूप बदल के या इस बार
कोई प्यारा बन करके आए। तो इट मीन्स कि ये मन बहुत सारे रिश्तों को पहले मान चुका है, बहुत सारों को मानेगा, और ये एक सर्कल में घूम रहा है। घूम रहा है। तो फिर इस मन को स्टेबल करने के लिए थोड़ा सा अभ्यास, प्रैक्टिस ज़रूरी है। जरूरी है। आप मेडिटेशन करिए, आप नाम जाप करिए, आप थेरेपी मतलब म्यूजिक थेरेपी या कोई और कोई भी थेरेपी थेरेपी हो जिससे आप सकती है कर आपकी। सकते हैं माइंड को स्टेबल करने के लिए। संप्रदाय है, उनके बारे में कुछ बताओ। मेरी संप्रदाय वैसे गौड़िया संप्रदाय है। अगर शायद आपने जो ऑडियंस से नाम सुना हो तो श्री चैतन्य महाप्रभु हुए एक बंगाल में, जो राधा कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, अप्रोक्स लगभग 550 साल हुए हैं तब उनका जन्म हुआ था। तो उनसे ही संप्रदाय आगे बढ़ी। बेसिकली स्टार्ट हुई ब्रह्मा जी से, भगवान नारायण, उनसे ब्रह्मा जी आए, फिर ब्रह्मा जी से धीरे धीरे आगे बढ़ी। अगर जो लोग स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि हमारे भारत सनातन धर्म में 4 ही संप्रदाय हैं, फिर उनके ब्रांचेस हो सकते हैं अलग अलग अलग। अलग, बट उन 4 में से एक है ब्रह्म संप्रदाय। तो मैं उस संप्रदाय से हूँ। इष्ट हमारे राधा कृष्ण है, और वैसे भी जन्म भी वृंदावन में हुआ है, तो वहाँ तो बच्चा जन्म लेता है तो पहला शब्द ही राधे राधे सीखता राधे है, राधे और सीखता सब है। चीज़ें बाद में होती है। तो हम राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, और हमारी जो आराध्य है वो श्री राधा रानी है। तो उस संप्रदाय से मेरा जो दीक्षा इनिशिएशन है वो हुई है। और तिलक के बारे में आप बता सकते हो कि तिलक भी जैसा मैंने कहा 4 संप्रदाय, चारों का अलग अलग अरे होता है। तिलक है। उनकी जो अलग अलग, उनमें भी जो ब्रांचेस है उनमें भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो हमारा ये जो चंदन है ये मोस्टली जो ऊपर का होता है ये सबका सेम होता है। वो सेम इसलिए होता है क्योंकि इसको ठाकुर जी के चरण माना जाता है। ये भगवान के चरण है। माथे पे चंदन लगाने का रीज़न ही यही है कि हमारे सर पे ठाकुर जी के चरण रखे हुए हैं हमेशा, तो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे वाला जो हिस्सा है ये बांस का पत्ते की शेप है। तो ये अलग अलग संप्रदाय में चेंज हो जाती है, किसी का अलग किसी का अलग होता है। तो हमारा जो है वो इस तरीके से है। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि लोग कहते हैं हिंदू धर्म बस ऐसे ही है, बस ऐसे ही है। मैं कह रही हूँ आप देखो कितना बड़ा इसमें स्टडी की है ऋषि मुनियों ने, कि मैं माथे का चंदन देख के बता सकती हूँ कि ये कौन से संप्रदाय से। तो इतना सारा रिसर्च, इतनी सारी चीजें मिलाकर के धर्म बना है। ये ऐसे ही नहीं कि हवा में उड़ती हुई किसी ने बात करी और धर्म और बन गया। तो इसलिए चंदन है। और मुझे लगता है कि सबको चंदन का महत्व समझना चाहिए। लोग कहते शो ऑफ है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, दुनिया में सारी दुनिया शो ऑफ ही तो कर रही है। तो अगर आप भगवान के लिए लगाते हो तो ये तो आपके लिए बहुत खुशी की बात और होती है। खुद को अच्छा लग रहा है, खुद को अच्छा लगता है। कृष्ण जी किसी दिन सामने आ जाए, क्या सवाल पूछोगे? क्या सवाल पूछोगे? मतलब हम मुझे होता है, हम कौन होते हैं, पर पहली बात तो मैं शब्द नहीं होंगे, करेक्ट, बहुत बड़ी बात है। बोलना ही मुश्किल हो जाएगा। और मौन मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी प्रार्थना है, जब आपके शब्द खत्म हो जाते हैं। जिन जिन के पास भी श्री कृष्ण गए तो वहाँ उनकी जुबान बंद हो जाती है, वहाँ उनकी वाणी बंद हो जाती है। बट पूछना तो कुछ नहीं, पर देखना है, निहारना है, उनको देख के बस रोना है कि हाँ आप फाइनली किसी ने कहा एक जो भक्त होता है वो अपने जीवन में 3 बार रोता है। पहला जब वो भगवान को पुकारता है, दूसरा जब भगवान नहीं आते तब रोता है, और तीसरा जब भगवान आ जाते हैं तब रोता है। बोले आ गए अब क्यों रो रहा है? बोले अब इसलिए रो रहा है कि ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया जिससे तुम खुश हो गए और आ गए, क्योंकि मैंने तो कोई अच्छा ऐसा किया भी तो पता थोड़ा है, पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रश्न तो उस समय तो नहीं पूछ पाऊंगी कुछ भी, बट मेरे एक जीवन का रूल रहा है और मैंने लोगों से भी कहा है, कभी भगवान मिल भी जाए, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना। यहाँ लोग फिसलते बहुत जल्दी है। इवन मंदिर भी जाते हैं तो वो भगवान के सामने खड़े होंगे तो मांगना शुरू कर देंगे, ये दे दो, वो दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो। मैं कहती हूँ कि तुमसे बेहतर वो जानता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है।
बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता है, तो उसको मत बताओ कि तुमको इतनी ही गाड़ी चाहिए। क्या पता उसको लगता हो बिना गाड़ी के सुखी, और क्या पता 10 से ज़्यादा वो खुश हो। तो ज़्यादा अच्छा है कि उस पे थोड़ा बोझ डाल दो। जो डिसीजन है, निर्णय उनके ऊपर डाल दो कि तुम देखो, तुम बताओ मेरे लिए जो अच्छा है, बेहतर है, वो करो। तो भगवान मिल भी जाएंगे, तो कभी भी मांगना नहीं, कुछ उनसे कहना, शिकायत नहीं। आजकल लोग भगवान से इतनी शिकायतें करते हैं, तूने मेरे लिए ये नहीं किया, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा कर ऐसा दिया। किया। मैं कहती हूँ शिकायत वाला दिल कभी प्यार नहीं कर सकता भगवान से। क्या बात है। शिकायत छोड़नी पड़ेगी, तब प्रेम जागेगा मन में। शिकायत ही करते रहोगे दिन रात। मंदिर में खड़े भगवान कहते हैं हर रोज मांगने, शिकायत करने आता है, कभी कभी मिलने भी आ जाया कर, मिलने भी आ जाएगा। कभी हालचाल पूछ लिया कर, ठीक हो, कैसे हो। पर हम उनको समझते नहीं। हम उनको समझते भाई कोई 4 हाथ वाली जस मूर्ति खड़ी है, जिसमें ना कोई फीलिंग है, ना बोलती है, ना हंसती है। लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध लाइन है ना, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। तो भगवान मिल जाए तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना, और कुछ नहीं मांगना। क्या बात है। क्योंकि उससे कीमती चीज दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है। नहीं। परम शांति है। क्योंकि जैसा आपने कहा, सारी दुनिया में दौड़ है, भाग है, टेंशन है, चिंता है। 2 मिनट भी अगर आप भगवान के सामने बैठते हो ना, तो आपको ऐसे लगता है कोई हल्का महसूस होता है। हल्का सुकून, एकदम परम शांति। सोचो अगर वो 24/7 हो जाए साथ में रहे। तो कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा कि हमेशा आप उसी मस्ती में डूबे रहो, उसी मौज में डूबे रहो। तो भगवान से भगवान को मांगो। और कहीं ना कहीं एनर्जीज हमारे साथ रहती हैं, पर कभी एहसास हुआ ऐसे कि हाँ यार साथ में कोई संभाल मुझे रहा है? हर रोज होता है। मुझे लोग पूछते हैं कोई अनुभव बताओ, मैं बोलती हूँ ये मेरा अनुभव है कि मुझे हमेशा फील होता है कि वो है आसपास कहीं। वो महसूस कर पा रहे हो, वो देख पा रहे हो। इवन आपके आसपास जो हवा है वो कौन है? वो भी भगवान का ही रूप है। आप जो पानी पी रहे हो वो भी भगवान का ही रूप है। और हम तो सनातन धर्म में जन्मे हैं, तो इसलिए हमें तो ये भी कहा गया है पानी देवता है, जल देवता है, कण अन्न कण में देवता भगवान है। है। तो हमारे लिए तो हर चीज़ ही भगवान से जुड़ी हुई है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, अगर आप फील करोगे तो आपको चारों तरफ एहसास होगा। एहसास होगा। और भक्ति मतलब एहसास। भक्ति कुछ और नहीं होती। जब आप फील करने लग जाते हो, एहसास करने लग जाते हो, तो इट मीन्स आपकी भक्ति शुरू हो गई। हमसे पहले जो जनरेशन थी, हम लोगों ने बचपन से ही घर में एक टाइम पूजा होती थी, आरती होती थी, जिस वजह से हम लोगों को कहीं ना कहीं आरतियाँ याद थी, या चालीसा, हनुमान चालीसा, ये सब चीज़ें याद थी। पर ये जो जनरेशन आई, इसमें सब लोग एकदम से आदतें छोड़ दी, पूजा करना छोड़ दिया। ये क्यों हुआ आपके हिसाब से एकदम से? और ये ऐसा नहीं कि जनरेशन बाय जनरेशन हुआ, इस एक जनरेशन में एकदम से गैप आ गया। मुझे लगता है इस जनरेशन के गैप का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे पास गैजेट्स बहुत आ गए। जो समय हमारा जीने में जाता था, मतलब ग्राउंड जो रियलिटी है उसमें जो हम जीते थे, वो ट्रांसफ़र हो गई, अब एक फेक लाइफ बन चुकी है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। मुझे पता है कि मैं जहाँ बोल रही हूँ वो भी सोशल मीडिया ही है, प्लेटफॉर्म है। बट जैसा मैंने कहा कि नेगेटिविटी जल्दी हमें अपनी ओर खींचती है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने ये, जैसा आपने कहा, भक्ति, पूजा, जैसे गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो बच्चे पहले के समय में नानी घर जाते थे, मामा घर जाते थे, वहाँ उनको ये चीज़ें सिखाई जाती थी, संस्कार आते थे। बट आज वो नहीं रहा। अगर वो जा भी रहे घर पे तो एक बंद कमरे में ही पैक है, वो वहीं बैठ कर के बस अपना उसी पे कर रहे हैं। तो इस चीज़ ने थोड़ा सा उनको आध्यात्मिकता से दूर किया। बट अब दूर किया, ये एक बहुत खतरनाक चीज़ हुई। मतलब हमें लग रहा है कि हम बहुत एडवांस हो रहे हैं,
हम टेक्निकली बहुत आगे जा रहे आगे हैं, जा रहे हैं। बट मैं पूछती हूँ आप आगे जा रहे हो, क्या हमारे यहाँ स्ट्रेस लेवल कम हुआ? बिल्कुल भी नहीं, क्या हमारे सोसाइटी में एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस कम हुए? बहुत बढ़ गए। बढ़े? यानी हर तरीके से देखा जाए तो जो हमारे माइंड के लिए, हमारे हेल्थ के लिए खतरनाक चीज़ है, वो चीज़ बढ़ी। और उसका वन ऑफ द मेन रीज़न है, ऐसा नहीं कहूँगी सिर्फ हाँ, यही कि रीज़न ये है, एक बहुत हाँ, ज़रूरी उसने हमको एक नकली दुनिया में जीना सिखा सिखा दिया। दिया। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि सोशल मीडिया दुनिया की सबसे फेक दुनिया है। फेक दुनिया इसलिए है क्योंकि अंदर आदमी चाहे कितना भी दुखी हो रहा होगा, रो रहा होगा, पर वो पोस्ट जो डालेगा अपनी हंसती हुई जो बेस्ट डालेगा। पिक्चर होगी, जिसमें वो सबसे अच्छा कपड़े में दिख रहा होगा, वो डाल देगा। और कहीं ना कहीं हम लोग भी हिस्सा हैं इसका। हम भी हैं, बिल्कुल है, सारी सोसाइटी है, किसी एक को दोष देने से कुछ नहीं होगा, करेक्ट। सभी है। तो मेरा कहना बस इतना है कि मैं ये नहीं कह रही कि इससे हट जाइए, वो तो इम्पॉसिबल है, हम सबके लिए इम्पॉसिबल है, बट लिमिट रखिए, दायरे बना के रखिए। दायरे रखिए। दायरे होना, एक नदी दायरे भूल जाए तो तबाही आ जाती है। समाज भी जब अपने दायरे भूल जाएगा तो फिर इस समाज को अंधकार की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलो, जो चीज़ हो गई उसको कोई बदल नहीं सकता, हम सब उस दुनिया में जी रहे हैं, बट एटलीस्ट जैसा आपने कहा कि जो रीज़न है कि घर परिवार में ये सब चीज़ें नहीं हो रही, उसको फिर से शुरू करिए। कोशिश तो कर सकते हैं। पेरेंट्स कोशिश कर सकते हैं, छोटे बच्चे से शुरुआत करिए। आप उनको 6 दिन दीजिए कि वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी, सब चीज़ हो रही है। एक दिन, संडे का जो दिन है, उसमें भी कुछ घंटे आप निकालिए जब आप उनको बैठ करके भगवत गीता या भागवत या रामायण या कोई भी ऐसा जो हमारा स्पिरिचुअल ग्रंथ है वो पढ़ाइए। आप भी पढ़िए, आपको खुद को भी पता होना चाहिए। आंसर्स नहीं है आज बड़ों के पास, जस्ट वो बच्चे पूछ रहे हैं लॉजिक दीजिए, हम मानेंगे लॉजिक दीजिए, बट वो कह रहे हैं नहीं, बस जो हम कह रहे हैं मान लो। तो वो लॉजिक आप कहाँ से दोगे जब आप खुद पढ़ोगे? आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, तो आप बच्चों को बता पाएंगे। तो घर में सबको बैठ के थोड़ा टाइम ये सब चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। और एक और सवाल कि एक जेन्युइन कनेक्शन आज, क्योंकि पता कैसे लगेगी यहाँ पे ये कनेक्शन जेन्युइन है किसी के साथ भी, नॉट जस्ट रिलेशनशिप, किसी इंसान के साथ, किसी दोस्त के साथ, कि वो जेन्युइन कनेक्शन कैसे पता कर सकते हैं आज की डेट में? देखिए, मुझे लगता है कि जब आप किसी के साथ रह कर के अपने आप को और एक हायर लेवल पर महसूस कर पाते हो, आप अपने आप को अच्छा महसूस कर पाते हो कि जहाँ आप जिस सिचुएशन में थे या परेशान थे या दुखी थे, लेकिन आप उनके पास जाके उनकी 2 बातें सुन करके आपको एक एनर्जी मिलती है, एक बूस्ट मिलता है। अपना जब बेहतर वर्जन आप किसी के साथ शेयर कर पाते हो, तो मुझे लगता है वो एक अच्छा कनेक्शन है। वहाँ कोई धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि आप वहाँ जाकर के और अपने आप को निखार पा रहे हो, सुधार पा रहे हो। और उसमें भी ये नहीं होना चाहिए कि मोस्टली क्या होता है, जैसे आप कोई भी दुनिया का रिश्ता हो, आप क्या चाहते हो कि ये मैं जब बैठूं या जब मैं बात करूं, ये मेरी अच्छी अच्छी बातें बोले। अच्छा सुनने की हमें आदत हो गई है कि मेरी अच्छी, तू ऐसा है, तेरे अंदर अच्छा, तो ये तो बड़ी क्वालिटी है। वो बोल देगा, आप खुश भी हो जाओगे, बट आप अपने आप को और अच्छा बेहतर नहीं बना पाओगे। जब आप कोई भी रिश्ते में जब अपने फ्लॉज के ऊपर बात करते हो, तो इट मीन्स आप दोनों एक दूसरे से सचमुच जेन्युइनली चाहते हो कि एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाए। इवन पेरेंट्स है, बच्चों को उनके फ्लॉज भी बताते हैं और जब अच्छा होता तो शाबाशी भी देंगे। आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, वहाँ पर भी ये होना चाहिए। तो ये अपना बेहतर वर्जन जहाँ आपको दिखने लग जाए, तो मतलब वहाँ कुछ हद तक चीजें आप कंसर्न कर सकते हो कि ये जेन्युइन है। हाँ, और अगर नहीं भी हुआ ना, तो उसने आपको एटलीस्ट ग्रोथ तो आपको दी ना, ग्रोथ तो दी, जीवन में आपको कुछ सिखा कर के जाए। और इतना आदमी किताबों से नहीं सीखता जितना लोगों से सीखता है,
इवन धोखे से जो सीखता है। लोग कहते हैं ना, अरे उसने मुझे धोखा दे दिया। अरे बड़े अच्छा किया, एटलीस्ट तुम्हें पता चला कि ठोकर लगने पर कि अब ऐसे आगे बढ़ना है, पर अब आपको आगे चलना है। आपको तो कभी ऐसा फील हुआ नहीं होगा ना, लेकिन क्योंकि आपकी लाइफ में ये वाला पार्ट तो रहा ही नहीं ना, ये तो स्किप हो गया ना, लोगों ने धोखे दिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं। नॉर्मल तो देखो छोटा मोटा सबके साथ होता है, जैसे कोई हमारा प्रोग्राम अरेंज करके भाग गया। ये कोई मुझे लगता है धोखे में धोखा नहीं है, ये तो बस एक बाहरी तौर से। बट ऐसा कोई भगवान की कृपा से नहीं है, बट होगा भी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जैसे मैंने कहा, मुझे पता है हर चीज यहाँ टेम्पररी है। आप कितने भी लंबे लंबे दावे, खासकर आजकल जो लड़का लड़कियों में मेड फॉर चल ईच रहा है अदर ना, चलता है। हाँ, वो चांद तारे तोड़ तोड़ लाऊं लाऊं। वाला जो सिस्टम है, मैंने कहीं ऐसी, आप पूछ रहे थे ना, तो ऐसे ही मैंने कहीं पढ़ा था रील में कि लोग हैं OTP जैसे और बात करते हैं LIC जैसी। क्या बात है। यहाँ बातें तो होंगी कि हम जीवन भर साथ निभाएंगे, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन के साथ भी आप ही अकेले हो, आपके भगवान है, और जीवन के बाद भी आप ही अकेले रहोगे और आपके भगवान है। इसके अलावा कोई नहीं रहने वाला। तो अच्छा है कि धोखा हुआ, ठीक है, गिरोगे तभी संभल पाओगे, पर उससे सीखना है कि जीवन में अपने पैरों से ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना। जीवन की हर ठोकर से ये सिखा के जाती है कि सबसे ज्यादा भरोसा करो तो अपने पैरों पे करो। लड़खड़ाओगे, गिरोगे, पर आगे बढ़ोगे, क्योंकि पता गिरा भी अपनी कमी से हूँ और आगे बढ़ूंगा भी अपनी कमी से। कभी ऐसे कहीं गए हो, आप कथा, क्योंकि हो तो आप भी इंसान ही ना, कई बार वो होता होगा ना ऐसे कि कुछ चीजें खराब होती हैं, कई बार ऐसे गुस्सा आता है कभी किसी पे? गुस्सा, हाँ, ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं है जो ये कहे कि गुस्सा नहीं आता। और कह रहा है तो झूठा है। और कुछ लोग जेन्युइनली कई बार उनका इंटेंशन नहीं होता, पर वो आपके साथ गलत कर सकते हैं। तो आप खुद कैसे डील करते हो छोटी छोटी चीजों को? क्योंकि जैसे कहीं कथा किसी ने कैंसिल कर दी, तो एक थोड़ा सा तो आता होगा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल होता है। कोई चीजें देखो लाइफ में गलत होगी तो उसका रिएक्शन गलत नहीं है, अगर आप रिएक्ट करते हो, बट वो कितने उसमें होना चाहिए वो तो हम पे ही डिपेंड करता है ना, कि आप जाकर के वहाँ एकदम से टूट पड़े, चीख पड़े, वो आप नहीं कर सकते। और स्पेशली आप जिस रास्ते पर हो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए चीजें बिगड़ेंगी भी तो मुझे अपनी शांति नहीं खोनी है, क्योंकि चीजें बिगाड़ी है बाहर के लोगों ने। और जो माइंड, जो अशांति होगी, जो स्ट्रेस होगा, वो होगा मेरे अंदर। तो मैं बाहर के लोगों की वजह से अपने अंदर की जो शांति है उसको क्यों खराब करूं? लोग कहते हैं उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, लोग कहते हैं उसकी वजह से मैं दुखी हो गया, लोग कहते हैं उसने मुझे धोखा दे दिया। अगर सब कुछ आप दूसरों की वजह से कर रहे हो तो फिर आपका अपना क्या है? क्या बात है। आपने अपने लिए किया ही क्या? आप अपने लिए कुछ भी नहीं सोचते, आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हो। गुस्सा आया, मुझे गुस्सा आया, गुस्सा आके आपने क्या किया? पहली चीज, गुस्सा आता किस पे? जो अपने से कमजोर होता है। अपने से जो पावरफुल होता है ना, उस पे गुस्सा नहीं आएगा। बॉस पे गुस्सा आएगा, लेकिन आप सामने लड़ोगे नहीं, क्योंकि पता तुरंत कहेगा उठा के जा यहाँ से बैग। अब बॉस ने आपको डांट लगाई, आप क्योंकि अब लेट आए थे, गलती किसकी? हमारी। पर उसने डांट लगाई। अब डांट लगाई तो वो पूरे दिन भर रहेगा दिमाग में, उसको जाके लड़ नहीं सकते। अब ये गुस्सा कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम? आसपास के लोगों में। कोई मैरिड है तो घर गया, वो श्रीमती जी दरवाजा खोलती है तो सबसे पहले जो बॉस का जो भरा हुआ था गुस्सा, वो उन पे जाके उतरेगा। वो ट्रांसफर करते आगे बच्चों को, बच्चे करेंगे शायद किसी खिलौने को, टॉय को उठा के फेंक देंगे। इट मीन्स सारी दुनिया जो है ना, वो अपने गुस्से को ट्रांसफर कर रही है। एक चेन चल रही है, उस चेन में एक आदमी ऐसा चाहिए जो उसको ब्रेक करे। वो कहे नहीं, अब इससे आगे मुझे नहीं बढ़ाना,
मुझे यहाँ पे जाके इसको खत्म करना खत्म करना है। है। तो ये कहना कि गुस्सा आ जाता, पहली बात तो आता नहीं, लाया जाता है, लाया क्योंकि जाता आता तो सब पे आ जाता। सही बात है। आप जाके प्रधानमंत्री से लड़ नहीं जाओगे। ये क्यों किया? ये आप अपनी मर्यादा जानते हो, लेकिन शायद एक जो वॉचमैन होगा उससे आप आप कर जाके लोगे। लड़ जाते हो, क्योंकि आपको पता है बेचारा कुछ बोल नहीं सकता। तो अगर आप वहां गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो, इट मीन्स आप यहाँ भी कर सकते हो, कर पर आप सकते हो। करना नहीं चाहते। कहेगा आप खुद गलत हो अंदर से। हाँ, वो आपको ही करना पड़ेगा। कोई दुनिया का मंत्र नहीं है, कोई ऐसा ताबीज नहीं है। लोग कहते हैं हमको गुस्सा आता, मेरे पास आते, गुस्से कम करने का कोई बांधने का धागा दे दो, कोई अंगूठी दे दो। मैंने कहा भैया कौन दुनिया में आपको ताबीज अंगूठी देगा जो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। आप आज यहाँ कर लोगे, कहीं दूसरी जगह फिर दूसरी तरीके से उसको और निकालोगे, जैसे अंगूठी टूट गई उस दिन तो किसी को क्या मार ही करोगे? दोगे। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। सबसे ज्यादा भरोसा रखो अपने आप पर, किसी बाहरी चीज पर नहीं। वो रखोगे तो आप समझ जाओगे सब कुछ मुझे ही करना है, इसके Correct. अलावा कोई नहीं करेगा। और हिंदुज्म, अगर हम हिंदुज्म में आए ना, तो क्या हुआ कि इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथ थे हमारे, वेद थे, ग्रंथ जी। थे, भागवत है। भागवत है, इतना कुछ होने के बाद भी कहाँ कमी रही कि कहीं ना कहीं हिंदू बहुत लोग हैं ऐसे जैसे कि अपने आप को, हम लोग इन चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लाइक कि रिलीजन वाइज। तो ये कमी कहाँ रही, लाइक कि जनरेशन, सोशल मीडिया तो था ही, जी, बट इंटेलेक्चुअली कहाँ कमी रह गई कि लोग कनेक्ट नहीं रह भागवत पाए। है, गीता है, पर है से बात नहीं बनती ना। पढ़ा कितनों ने उससे बात बनेगी। दिया तो सब कुछ है हमारे पुराणों में सब है हमारे सब पास। दिया है, हमारे ग्रंथों ने लिखा है, बट दिक्कत ये है कि उसको पढ़ कोई नहीं रहा। हाँ, वो लूप होल कहाँ आया, लाइक वो लूप होल आया कि एक तो पहली बात तो यह कि लोग सुविधाओं के पीछे, कंफर्ट के पीछे इतना ज्यादा भागने लगे कि वो सुकून को भूल गए। उनको लगता है कि सिर्फ बाहरी कंफर्टेबल लाइफ जो होती है, लग्जरी लाइफ है, ये हमको सुख दे देगी। आज के Correct. आदमी को क्या चाहिए भाई? गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, हाँ, बोलते हैं ना। बोलते ऐसे गाड़ी बंगला हाँ, हो बस। ये हो वो हो, बट जिनके पास है एक बार उनसे जाके पूछिए, बिल्कुल भी सुकून में नहीं है। क्या आप सुकून में हैं? क्या आप रात भर चैन की नींद और जो एक मन की इसका मतलब है नहीं है। अगर आप यही सोचे बैठे हैं कि ये बाहर की चीज आपको सुकून देंगी, तो आप कभी भी सुकून नहीं पा सकते। आप जब तक भीतर से पैदा नहीं करोगे सुकून। और एक किसी ने बहुत प्यारी लाइन कही कि बहुत कुछ पा लेने के चक्कर में न जाने कितनी बेचैनियां पाल ली, और तुम कहते हो हमने जिंदगी संभाल ली। क्या बात है। आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे बन गए। नहीं, आपने कितना कुछ खोया एक छोटी सी चीज पाने के लिए। क्योंकि जिसका सुकून खो गया, जिसके अंदर का चैन खो गया, वो खोखला है, उसके पास फिर कुछ भी दुनिया में नहीं बचेगा। करेक्ट। और ये मैं बार बार बोलती हूँ कि एट एनी कॉस्ट दुनिया में कुछ खो जाए आपसे, पर किसी चीज के लिए अपना अंदर का सुकून मत खोने देना, अपने चेहरे की मुस्कुराहट मत खोने देना, वो किसी के लिए भी। तो अब क्या हुआ कि वो बहुत पाने के चक्कर में जो था उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे हमारे पास शास्त्र थे, हमारे पास पुराण थे, नौकरी, बिजनेस, और वो होना ही है। वो ऑफ कोर्स हम जिस दुनिया में जीते हैं यहाँ बेसिक है। जिस तरीके से महंगाई भी बढ़ रही है, हमें काम भी करना पड़ेगा, हमें हाथ पैर मारने पड़ेंगे, लेकिन आप इन चीजों को नहीं छोड़ सकते। एक चीज को पकड़ने के लिए आप इस चीज को अगर छोड़ोगे तब आपका सुकून जाता है। करेक्ट। तो वहां आप जा रहे हो, आप कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, भगवान आपको खूब आगे बढ़ाए, खूब आगे खूब बढ़ाए। करो, लेकिन साथ में ये जो आध्यात्मिकता है इसको छोड़ो नहीं। क्योंकि ये छोड़ दिया तो अपना जो हमारा अस्तित्व है वो चला जाएगा, और आदमी का अस्तित्व मरा मतलब इंसान जीते हुए भी मुर्दा है। करेक्ट। तो अस्तित्व मत मरने दो। हम भारत जैसे देश में रहते हैं, और मैं कहती हूँ कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ धर्म, हमें ये कह लीजिए जो वो गुट्टी होती है ना बचपन में पिलाते थे। पिलाते हैं, उसके जैसे हमें धर्म सिखाया जाता है।
बचपन से सिखाया जाता है। तो लेकिन आजकल बड़े बड़े मेट्रो सिटी हो गए, पेरेंट्स भी बिजी हैं, काम करने जा रहे हैं, दादा दादी साथ नहीं रहते, उनका अलग घर है, तो अब सिखाए कौन बच्चों को? बच्चों को सिर्फ आप टेक्नोलॉजी के भरोसे जीना नहीं छोड़ सकते, आपको सिखाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें जब आप उन्हें सिखाएंगे, वो धर्म की बातें सीखेंगे, तब जा कर के जो आगे आने वाली पीढ़ी है, आगे आने वाला जो भविष्य है, वो सेफ सुरक्षित रहेगा। कोई एक ऐसी बात जो आप सोशल मीडिया पे लाइक कि कभी कभी लगता है कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ऐसे मतलब ऐसे एक्टिव रहना पड़ता है, प्रॉपर पोस्ट डालनी पड़ती है, आपकी टीम करती है, पर कभी कुछ एक ऐसी चीज़ है कि जो सोशल मीडिया पे दिखती है और आप हो नहीं वैसे नेचर में, कुछ भी ऐसा? कुछ भी वैसा वैसे तो मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। ट्राई कि जो मैं हूँ वही दिखे। लोग पूछते हैं कि भाई आप भक्ति वाले हो, घर पे जाके तो आप ऐसे हो जाते हो, एकदम रूप बदला और सब कुछ बदला। नहीं, मैं ऐसी ही हूँ, कुछ चीज़ चेंज नहीं, इवन बोलना चालना सब कुछ एग्जैक्ट। चुलबुले हो आप थोड़े से? थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। ये चोट कहाँ लगी है? ये बचपन में लगी कैसे? थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या था, मैं बहुत छोटी थी, मेरा एक बड़ा भाई है, तो ऑब्वियसली होता है घर परिवार में मदर जो है वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती है। तो मेरी माँ ने एक्सपेरिमेंट किया, मुझे मेरे भाई के कपड़े पहना दिए, लड़के वाले, और पापा सो रहे थे बेड के ऊपर, और हम दोनों जैसे बहन भाई झगड़ते हैं आपस में, थोड़ा हल्ला कर रहे थे, वो सो रहे थे। तो उन्होंने बोला चुप हो जाओ, नहीं हुए, और बोला चुप हो जाओ, तो उनको लगा मैं भाई हूँ, उन्होंने ऐसे थप्पड़ मारा और मैं बेड से नीचे गिर गई। नीचे ग्लास था, वो जा कर के मेरे लग गया। बाद में उनको पता चला कि ये तो ड्रेस चेंज थी। तो उस वजह से लगी। बाकी ऐसा कोई चुलबुला बचपन मेरा नहीं रहा। वो कोई अच्छी बात नहीं है, मैं कहती हूँ कि बच्चों को रहना चाहिए कि भाई गिरो उठो, ये सब होना चाहिए, बट रीज़न कि बचपन से कथा की शुरुआत हो गई, मुझे उसका रिग्रेट नहीं, कभी भी नहीं। जैसे कुछ लोग को होता है कि भाई मेरा बचपन रह गया, नहीं, मुझे लगता है मेरे बचपन में इवन मेरा खेल भी ये होता था, मेरे पापा एक लकड़ी का स्टैंड बना के उस पर कॉटन लगा के माइक बना देते और मैं उस पर खड़े होके बोलती थी, और ऐसे ही गांव के गली के बच्चे बैठे बैठे ऑडियंस बन जाते थे मेरे। और मेरा पहला जो टॉय भी आया खिलौना, वो एक कीबोर्ड था, 100-200 रुपए का जो छोटा कीबोर्ड आता, मैंने उस पर सारे गामा पहली बार सीखा था। तो यही बचपन रहा था। बट अभी भी मैं बहुत शांत हूँ। इवन मेरा काम है ऑडियंस से बहुत इंटरेक्ट करना, बट मुझे ऑडियंस में बहुत रहना नहीं पसंद, मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। मैं बस जहाँ मिलना ज़रूरी होता वहाँ मिलती, काम करने के बाद फिर मेरा अपना जो लाइफ है, जो मेरा पढ़ाई है, वो सब करती। तो आई थिंक मैंने रखा ऐसे ही अपने जीवन को, कुछ भी एक तो छुपाया नहीं है, सेकंड जैसा है मैं वैसा ही उसको सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे चेंजिंग तो आई थिंक कोई नहीं। हाँ, हंसी के लिए ये कह सकते हो, मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं आप सोशल मीडिया पे बहुत मोटे दिखते हो, हेल्दी दिखते हो। करेक्ट, आपका फेस थोड़ा सा ऐसा देखो, दिखता है। आप भी बोले। तो ये कह सकती हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, रियल लाइफ में वैसा नहीं है। आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि जो क्लोज शॉट कैमरा होते हैं उन पे चेहरा थोड़ा सा ब्रॉड दिखता है, पर चित्रलेखा जी एकदम ही ये बार कमेंट आता है मेरे पास, जैसे कोई मिलेगा मुझसे बोलेगा आप पतले हो गए हो, मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी ही थी और ऐसी ही हूँ। तो ये बाहरी तौर पे, अदरवाइज कैरेक्टर वाइज तो जैसा है वैसे ही। और सक्सेस क्या आपके लिए, कामयाबी? सेटिस्फेक्शन। और आप अगर घर पे रह कर के घर का काम कर रहे हो और फिर भी आप भीतर से सेटिस्फाइड हो, एंजॉय कर रहे हो उस घर के काम को, तो आप एक गृहस्थी होके, जैसे हाउसवाइफ जिसको कहते हैं, वो होके भी आप सफल हो। आप एक वॉचमैन हो, आप एक कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हो कि हाँ जितना दिया उसमें बहुत खुश हूँ, आपसे ज़्यादा दुनिया में कोई सफल नहीं हो सकता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो शिखर पे बैठे हैं पर चैन नहीं है उनको बस भाग दौड़ में रहना है। तो मुझे लगता है कैसे अपने आप को सफल कह सकता है, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी ये दिन रात परेशान है, मरा जा रहा है। तो मेरी नज़र में संतुष्टि, जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो आपकी सफलता की सबसे बड़ी
पूंजी है। करेक्ट। जो भी कर रहे हो, जो भी काम दिया है या जो आपने चूज किया है, उस काम को अगर आप ईमानदारी से निभाते हो और उसके बदले आपको संतुष्टि मिलती है तो आप सफल हो। और कोशिश यही करिए। अक्सर लोग सफलता इस बात से आजकल लगाने लगे हैं कि फॉलोवर्स कितने हैं, लेकिन ये सफलता की बिल्कुल भी निशानी एकदम नहीं है, तुच्छ लेवल बिल्कुल की भी सक्सेस है ये। निशानी नहीं है। भूल जाइए कितने भी फॉलोवर्स हो। एक चीज अभी आज ही मैंने पढ़ी थी कि हर फॉलोवर आपका फैन हो जरूरी नहीं है। करेक्ट। फॉलोवर्स में भीड़ भी होती है जो जस्ट कुछ आपको क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म लीजिए, उसको अच्छे वे में लीजिए, बट ये सोच के मत खुश हो जाइए कि मेरे पास इतना सारी सफलता है। वो आपकी एक मेहनत है। जरूर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेहनत किए तब आपको मिला, पर उससे अपनी सफलता का डेफिनेशन आंगन मत मत दीजिए। लगाइए। तो कोशिश करिए, फिर वही बात है, ग्राउंड रियलिटी पर जिए। करेक्ट। हाँ। ग्राउंड रियलिटी में आपको कितने लोग चाहते हैं उस पर ज्यादा निर्भर करता है। करेक्ट। और एक लास्ट क्वेश्चन, अलग अलग शहर देखे हैं, अलग लोगों से मिले हो, अलग किताबें पढ़ी हैं, फिर कि चित्रलेखा जी की ज़िंदगी की एक बात जो आप सबको बोलना चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी से अगर कुछ सीखना है तो ये एक बात ज़रूर सीखना, आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा लाइफ लेसन। एक लाइफ लेसन मुझे लगता है सबसे प्रेम करना सीखना चाहिए। मेरी हैबिट कह लीजिए, आदत कह लीजिए, मुझे लगता है इस आदमी ने मेरे साथ गलत किया, कई बार हो जाता है, या प्रोफेशनली कुछ गलत काम कर दिया। मैं सोचती हूँ कि ये जब मिलेगा मैं इसको बहुत डांटूंगी या सुनाऊंगी, पर जैसे ही वो सामने कोई भी आता है तो मेरी सब डांट, मेरा गुस्सा, वो सब खत्म हो जाता है। मैं भूल जाती हूँ कि इसको डांटना भी है। और उसके बदले में मुझे क्या मिला, क्योंकि वो भी जरूरी है जानना। वो जरूरी ये है कि लोगों का एक जो रिस्पेक्ट जो मिलता है आपको, एक प्यार जो मिलता है, वो जेन्युइनली मिलता है। इसलिए नहीं आप कुर्सी पे बैठे हो, उनको इवन आपका कोई काम करने वाला भी है, वो जस्ट आपको इसलिए ना हाथ जोड़े क्योंकि आप उसके बॉस हो, वो इसलिए करे कि नहीं ये इंसान अच्छा है, इसका मन अच्छा है। तो आई थिंक मन अच्छा रखना सबको ही चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी मेरा सबसे दुनिया में सबसे व्यवहार अच्छा हो सकता, गलत भी हो, बट आई ट्राई कि हमेशा मेरी तरफ से मेरा अच्छा रहे। बिहेवियर अच्छा हो, लोगों के साथ व्यवहार ऐसा हो। मेरा मानना है एक दिन पैसा भी चला जाएगा, जो आज नाम है वो भी जाएगा, किसी को याद नहीं रहेगा बैंक बैलेंस मेरा कितना था, किसी को याद नहीं रहेगा मेरे पास नौकर चाकर कितने थे, गाड़ियाँ कितनी थी, पर जब वो मुझसे मिले और मेरा उनके प्रति क्या व्यवहार है सबको याद रहे। क्या बात है। पूरी लाइफ याद रहेगा। तो जब भी आप किसी से मिलते हो तो उसको ऐसा महसूस कराओ कि आप सचमुच उसके लिए कुछ अच्छा चाहते हो। तो ये अगर कोई सीख सकता है मेरे लाइफ से तो आई थिंक बेस्ट होगा। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा है मैंने। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं कभी आया वृंदावन तो मैं देखूंगा फोटो की। पक्का पक्का, डेफिनेटली, धन्यवाद। हाँ, तो आज थी हमारे साथ चित्रलेखा जी। कुछ लोगों की ना एनर्जीज इतनी कमाल की होती है ना, बात करने से पहले वो समझ आती है। तो बहुत प्यारा सा इंसान जिससे आप ज़िंदगी में अगर आप 10 घंटे भी बैठोगे तो बातें ख़त्म ही नहीं होंगी, क्योंकि इतना कुछ सीखने के लिए मिलता है आपको। और जैसे बताया कि ज़िंदगी में डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कुछ है नहीं, इंडियन जो है उनका है। और इसके अलावा कि जब भी दुनिया में लोगों से मिलो तो कोशिश करो कि आपके मिलने के बाद वो हमेशा ये बोलें कि हाँ यार अच्छा इंसान है, अच्छा बंदा है। और कोई इंडियन लोग आपके पैसे को याद नहीं रखेंगे, लोग आपके कपड़ों को याद नहीं रखेंगे, लोग याद रखेंगे आपने बिहेवियर कैसा था आपका उनके प्रति। तो ज़िंदगी में जिनसे भी मिलो हमेशा अच्छे से मिलो, क्योंकि बहुत कम है दुनिया में अच्छे लोग, तो आपको एक बनना है उनमें से। और बहुत प्यारी, बहुत
सारी बातें आज हमने सीखी है। और आपको इस एपिसोड्स में जो भी बातें बहुत अच्छी लगी, स्पेशली मैसेज करना चित्रलेखा जी को कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है। बिल्कुल। और आप अपना ख्याल रखो, और बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू स्टूडियो। बातें विद दिव्यांश राणा।